स्वास्थ्य वार्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं डॉक्टर विष्णु अनुराग साहब, और हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम लोगों को चोट लगती रहती है, और खासकर जब जिम की बात हो, जिम में भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जिम की इंजरी होती है, खेल के दौरान होती है। युवाओं की जो अवस्था होती है वो बहुत ही ऊर्जावान होती है, तरह तरह के खेल खेलते हैं हम लोग। तो चोट से कैसे अपने आप को बचाएं, और चोट लग गई हो तो उसके बाद क्या प्रिकॉशन लें, ऐसा ना हो कि वो एक कोई गंभीर समस्या में परिवर्तित हो जाए। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए जिम, अब तो एक वाइड स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारे लोग जिम करते हैं, छोटे से लेकर, और जो वृद्ध भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो भी अपने क्षमता के अनुसार करते हैं। तो किस तरह की इंजरीज आप अपने अनुभव से पाते हैं कि वहां हो सकती है? मैं स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के तौर पे आजकल जब मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ तो मैक्सिमम जो नवयुवक हमारी ओपीडी में आते हैं तो उनको शोल्डर से रिलेटेड या नी में प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन रहता है, और कारण पूछने पता चलता है कि अभी हमने नया नया जिम शुरू किया है, या सर जो हमें नहीं करना चाहिए था उससे ज्यादा कर लिया, ज्यादा वजन उठा लिया, टेक्निक प्रॉपर नहीं थी, बिना ट्रेनर के हमने जोश जोश में हमने सोचा कि ट्रेनर क्या कराएगा, हम खुद से ही कर लेते हैं। तो ये रहता है। फिर मैं देखता हूँ कि आजकल जो बहुत अच्छा एक बहुत बढ़िया ट्रेंड चला है कि 50+ वाले लोग भी जिम की तरफ बढ़ने लगे हैं, या उन्होंने मॉर्निंग वॉक शुरू की है थोड़ा सा अपने को फिट रखने के लिए। तो इस तरह के लोग भी रहते हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है कि सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी, कि मान लीजिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अचानक से उनको किसी दिन लगा कि आज थोड़ा हम ज्यादा कर लेते हैं, तो उसमें उनको पेन शुरू होता है कंधे में, बैक में। तो इसमें दो पार्ट में देखता हूँ ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके जो है मैं देखता हूँ पैरों में और काफ मसल, जो घुटने के नीचे पीछे की तरफ मांसपेशी रहती है, उसमें दर्द रहता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। तो आज बहुत अच्छा अवसर मिला है। हम जर्मनी में थे तो हम जो है जब आते थे लोग कहते थे कि हम तो बूढ़े, हमने कहते थे बस कागज पे बूढ़े हैं, आप दिल से अभी भी जो है जवान हैं, तो हम अभी आपकी जवानी बरकरार रखेंगे। तो उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी में टर्म यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं लेके चल रहा हूँ कि आपकी हड्डी नहीं टूटी है और आपके जॉइंट में अर्थराइटिस, गठिया ऐसे लक्षण नहीं है, बट आप अब सफर कर रहे हैं मांसपेशियों की चोट से, मांसपेशियों की थकान से, या हड्डियों में जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ये हो गया। बहुत बार अगर मैं देखता हूँ कि बच्चे हैं अचानक से जंपिंग कर रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं, या जो है जिम में देखता हूँ जुम्बा वाले होते हैं जिनका एक और ज्वाइंट का पार्ट खराब होता है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो बुढ़ापे में गठिया वाले लोगों को जो होता है वो यंग लोगों में कार्टिलेज डैमेज शुरू हुआ है, जिसकी वजह से उनको एक चुभन जैसा दर्द रहता है ज्वाइंट में, जब वो खड़े होते हैं सुई जैसा अंदर चुभता रहता है। फिर मैं बोलता हूँ MRI कराओ, और फिर उनको मैं दिखाता हूँ कि आपके देखो ज्वाइंट में ये डैमेज है, जो आपकी कार्टिलेज है, जिसको हम गाँव की भाषा में बोलते हैं चिकनाई। अच्छा, ठीक है, कि चिकनाई में देखो प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर उसके उपचार पे हम आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, बच्चों की आपने बात कही, और बच्चे भी कूदते फांदते रहते हैं, पर ये भी कहा जाता है कि बच्चों की जो हड्डियां हैं, ये जो ये पूरा सिस्टम है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जी, तो क्या फिर भी चोट लगने की संभावना रहती है, और चोट लगती है? जी, बच्चों में भी चोट लगती है। अक्सर मैं देखता हूँ कि या जो हमारा लिटरेचर कहता है कि जो ग्रोइंग एज के बच्चे, उनकी हड्डियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और मांसपेशियां उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो उनमें मैक्सिमम जैसे हम देखेंगे कि आपने सुना होगा बच्चे की कलाई टूट गई, तो हमने कहा कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, उसमें वो पूरा नहीं टूटता है। जस्ट इमेजिन कि आप एक बैम्बू को या बांस की हरी डंडी को मोड़ रहे हैं तो बुड़ गया, बेंड हो गया, एक तरफ क्रैक आ गया। तो इस तरह के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन रहते हैं बच्चों में, और बाय गॉड ग्रेस रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, बच्चों में। हाँ, तो बच्चों में बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि उन्हें ऑपरेटिव डायरेक्शन में जाना पड़े। अगर हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो बच्चों के मैक्सिमम फ्रैक्चर या स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें जो हैं वो मैनेज हो सकती हैं। ओवरऑल अगर मैं स्पोर्ट्स इंजरीज या जो है मांसपेशियों में चोट, या कॉमन जुम्बा के समय गिर गए, ट्विस्ट हो गया, तो इनमें एक राइस कॉन्सेप्ट चलता है हमारी फील्ड में कि हाउ टू मैनेज योर स्पोर्ट्स इंजरी, या इनिशियल फेज ऑफ मैनेजिंग ए इंजरी, कि कैसे हम घर पे या ऑन फील्ड एक इंजरी का मैनेजमेंट शुरू करते हैं। तो राइस, उसमें रेस्ट होता है कि आप फिर जहां बैठे हैं आप बैठ जाइए, लेट जाइए। आई से होता है आइस एप्लीकेशन, तो बर्फ की सेकाई होगी। बर्फ की सेकाई का भी एक तरीका रहता है कि आप डायरेक्ट उसे स्किन पे नहीं लगाएंगे, एक सूती कपड़े में लपेट कर फिर स्किन पे रखा जाए। सी से होता है कॉम्प्रेशन। हमारे पास एक जो कभी गुलाबी कलर की आपने पट्टी देखी होगी, क्रैप बैंडेज बोलते हैं, उसको हम टाइटली बांध दें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ई फॉर एलिवेशन। कई बार आप देखते होंगे पैर में चोट लगी या सूजन आ गई तो कहते हैं भाई पैर उठा के रखिए, तो ये राइस कॉन्सेप्ट है, इसको घर में हम अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं, ऑन फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, महिलाएं भी जिम जुम्बा जैसे कि आपने बताया कि उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और फिटनेस का एक तरह से एक दौर चल रहा है, जगह जगह जिम भी खुले हैं। तो सबसे पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ट्रेनर हैं, कहीं प्रशिक्षित हैं, कहीं वैसे ही चल रहा है, तो उनकी भी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि जो प्राइमरी रूप से तो जो वहाँ ट्रेनर है, जो वहाँ का स्टाफ है, वही होता है, डॉक्टर तो बाद में। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि हम जो है अगर जिम में किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ का जो स्टाफ है या ट्रेनर्स हैं वो चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो उनके लिए भी यही है कि अगर पेशेंट ने बोलना शुरू किया है कि पेन हो रहा है तो आप फिर उसको जबरदस्ती नहीं कराइए, वहीं रोक दीजिए। यस, और आपके पास बर्फ रखी रहती है, जो भी मैंने कहा कि आइस एप्लीकेशन, एक क्रैप बैंडेज आप बांध के फिर उसको, या तो अगर बहुत माइल्ड सी चोट है, लगता है कि मैनेज हो जाएगा, तो उसे घर भेज दीजिए जो भी जिम जाने वाले लोग हैं। और अगर आपको लगता है कि अचानक से सूजन बढ़ गई हो, आदमी या जो भी व्यक्ति है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उनको सीधे हॉस्पिटल भेजिए ताकि एक अनुभवी डॉक्टर उनको देख सके और आगे की उचित सलाह और मैनेजमेंट पे फोकस किया जा सके। डॉक्टर साहब, महिलाओं में एक अवस्था के बाद मेनोपॉज भी आता है, उसमें भी जो उनकी हड्डियां हैं कमजोर होने लगती हैं और युवा अवस्था में भी समस्याएं रहती हैं, तो वो अपने स्केलेटल हेल्थ है उसको कैसे? मैं जब भी देखता हूँ फीमेल्स को तो मैक्सिमम 80% जो पेशेंट पेन वाले रहते हैं वो फीमेल्स ही रहती हैं। तो कई बार दुख आता है कि शायद नेचर उनके साथ फेयर नहीं कर रहा है कि इतना सारा काम, वर्कलोड और फिर शरीर भी कमजोर होता है। तो मैं सारी जो महिलाएं हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल अगर जिम जाती हैं तो आपको सैल्यूट, आप जाइए और जितना ज्यादा हम मांसपेशियों का मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज्यादा ही विटामिन डी और कैल्शियम बोन में डिपॉजिट होता है। तो आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन का एक तरीका है। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस अब स्टेब्लिश हो गई है, हड्डियां खोखली शुरू हो गई हैं, तो जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन में भी जिम वाली एक्टिविटीज और ये हेल्प करती हैं। डॉक्टर साहब, विटामिन डी बहुत चर्चा में रहता है, विटामिन डी शैशे आता है, गोली भी आती है, कितना ये प्रभावी होता है इसको लेना? और हमारा जो है सूर्य है, सनलाइट तो काफी कम हो ही गई है, उसका एक्सपोजर काफी कम हो गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आज के समय में अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अपनी सारे डेटाज जिसकी बात कर रहा हूँ मैं अपनी खुद की ओपीडी से, तो बूढ़े लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, जो यंग लोग आ रहे हैं, मतलब 25 के बाद वाले, ठीक है। रिसेंटली 3 दिन पहले एक 15 साल की स्कूल गोइंग बच्ची है, उसको शोल्डर में पेन है, सब कुछ देख लिया, सब ठीक है, फिर अचानक मैंने उसको कहा कि चलो एक विटामिन डी कर लो। तो जो विटामिन डी 30 से कम नहीं होना चाहिए, जहाँ से डेफिनेशन उसका 15 था बस, आधा है, ठीक, आधा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मैं जितने पेशेंट को बोलता हूँ कि एक बार आप विटामिन डी चेक कराओ तो उनका कम निकलता है। तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि हमें मल्टीपल जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, थकान रहती है, खास तौर पे जब शाम शुरू होती है तो लगता है बस अब दिन खत्म हो जाए और हमें बेड मिल जाए, ठीक। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक बहुत कहूँ कि पूरा एक्टिविटीज को कम करने वाला और डिप्रेसिव फेज का जो है कारक हो सकता है। डॉक्टर साहब, अच्छे जूते बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जो भार है वो आप कुछ भी कीजिए, पूरे आपका जीवन का भार आपके पैरों और तलवों और एड़ियों पर ही होता है। तो अच्छे शूज कैसे चुनाव करें, क्या चुनाव उसमें करें और कितना जरूरी है? जब मैं जर्मनी में था, मेरे एक जो कंसल्टेंट प्रोफेसर थे वो सिर्फ फुट और एंकल देखते थे, वो जर्मनी के मैराथन डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उनसे मैं पूछता था कि सर शूज का क्या किया जाए। तो शूज के लिए बस मोटा मोटा बस 2 लाइन में कहूंगा कि बोट शेप शूज, जो आपको आगे चलने में हेल्प करें, बोट शेप नाव की तरह, ठीक है। और उसमें जो है साइड में थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा टाइट रहने चाहिए, जब आपका पैर उसमें जाए तो लगे पैर को कि हाँ हम अब स्टेबल हैं। तो आजकल जैसे कुछ कंपनीज हैं, पूमा हुई या एडिडास हुआ, इन सब के जो है शूज हम ले सकते हैं। अच्छा। अब डॉक्टर साहब, चलते चलते हम अपनी स्पोर्ट्स इंजरी, जिम की इंजरी को कैसे कम कर सकते हैं और क्या की सलाह है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे? जी, लास्ट में यही बोलूंगा कि सडन इंक्रीज इन एक्टिविटीज को अवॉइड करिए कि आप हफ्ते भर कुछ नहीं कर रहे हैं, वीकेंड आया तो बहुत कुछ करने लग गए, ये नहीं करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपर ट्रेनर हो जिसको पता हो, जिसके साथ आप शुरू करिए। भले 1-2 महीने बाद जब आप सीख जाएं तो आप खुद से करें। स्ट्रेचिंग और वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप नहीं शुरू करेंगे। और प्रॉपर जो भी बात हो रही थी, गियर्स, स्पोर्ट्स शूज हुए या सपोर्ट सिस्टम, वो लेके चले। और एक बार अगर आपका शरीर कह रहा है हमें दर्द है तो आप प्लीज वो एक्सरसाइज ना करें, एक बार अपने डॉक्टर से मिलें। जी, डॉक्टर विष्णु अनुराग को आप श्रोता हमारे सुन रहे थे, जिन्होंने स्पोर्ट्स इंजरी और जिम में जो समस्याएं हैं उस पर बात की और आपको प्रिकॉशन भी बताया कि कैसे आप सावधानी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।